से जानेंगे, उन्हीं से वो करेंगे। अगर कहते हैं ना कि बीच में थोड़ा सा ही कनेक्शन इसका ऊपर नीचे हो गया था, बीच में कनेक्शन इसका ऊपर नीचे हो गया था, तो अब आई होप कि ये कनेक्शन हो गया है। तो हम वेट कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि अगर जीतना है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, जीतना है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, और उसी काबिलियत का हम वो सारी वो चीज़ करके उसी का हम वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो बात ये है कि भैया चादर से पैर तभी बाहर आते हैं जब हमारे उसूलों से बड़े हमारे ख्वाब हो जाते हैं। तो यही एक सारी चीज़ें हैं जो इंसान को एक नॉर्मली से लेके वो ख़ास बनाती हैं, फिर आगे बड़ा बनाती हैं, सुपरस्टार बनाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान को हर जगह बनाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुनी का वेट कर रहा हूँ। प्रदीप भाई आप भी दिखे। हाँ बजरंग भाई, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप ज्वाइन करो। आपको हम 1 मिनट गो लाइव। हाँ मैंने आपको भेज मैं आ गया हूँ। हाँ बजरंग भाई। बड़े भाई राम राम राम। राम। राम राम, कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ, आप बताओ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और बताओ बजरंग भाई, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं भाई, अभी सो गए, उठे थे प्रैक्टिस के बाद। दोस्त तो सुबह सो गए थे, और प्रैक्टिस के बाद अभी उठे थे। तो मैं यही सोच रहा था कि पता चले बजरंग सोता रहा और हम यहाँ पे लाइव करते रहे। नहीं नहीं भाई, अलार्म पर रखा था भाई। अच्छा, अलार्म पर रखा था। आपको परेशान तो नहीं कर दिया? नहीं 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 अच्छा भाई। बजरंग भाई, ढेर सारे वो हैं, तो मैं आपसे ये हम ये करके हर जगह डालेंगे इस बात को, ताकि ढेर सारे इससे इंस्पायर हों, ढेर सारे बच्चे आपको देख के एक प्रेरणा स्रोत मतलब प्रेरणा लें, सब करें। तो ये बताओ कि आपकी जर्नी एक छोटे से गांव से कैसे स्टार्ट हुई? आपका गांव का नाम क्या है? सबसे पहले तो जितने भी आपसे जुड़ रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको सबको राम राम है। हाँ, और सबको राम राम, नमस्ते। और देखिए, आप भी एक खिलाड़ी थे रेसलिंग के। हमारे से पहले आप जहाँ पे मैं रह के प्रैक्टिस करके आया हूँ, वहाँ पे आप मेरे से पहले करके जा चुके हो। अम्बा, आप जब छोटे थे बिल्कुल। हाँ जी। तो मेरा गांव खुड्डन है, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। और वहीं से मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी थी पहले। जब अच्छा। मैं 7-8 साल का था, तभी मैंने स्टार्ट करी थी। हम्म। रेसलिंग ज्यादातर बच्चे इसी एज में करते हैं, शायद आपने भी 8-10 साल की उम्र में स्टार्ट करी होगी। हाँ, 10-12 साल, हाँ 12 साल, हाँ तो ऐसे ही। हम्म। हाँ, तो सब इसी इसी टाइम पे करते हैं। हम्म। तो मैंने भी इसी टाइम पे स्टार्ट करी थी। और गांव से जब मिट्टी में खेलना अच्छा लगता था, बच्चे थे जब, तो क्योंकि जितने खिलाड़ी हैं, आप भी उसी परिवार से हैं, हम भी उसी परिवार से, नॉर्मल परिवार से आते हैं ज्यादातर खिलाड़ी। साधारण फैमिली से। तो इतनी चीजें, इतनी सुविधा थी नहीं कि भाई आदमी, हम और किसी गेम में जाके क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, जो ये इतने महंगे गेम हम कर सके। अपने गांव में तो यही हाँ। गेम है, कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, बॉक्सिंग हो गया। और जो ये देहाती गेम अपने यही है ज्यादातर। तो हम्म। उसी मिट्टी में खेलते खेलते पता ही नहीं लगा, जब इंटरेस्ट बढ़ता गया कि भाई हाँ, मुझे भी कुश्ती लड़नी है। आपको किस चीज ने इंस्पायर किया, मतलब शुरुआत में कुश्ती करने के लिए? स्कूल, देखिए भाई, मेरे पापा रेसलिंग करते थे, वो इतने अच्छे पहलवान नहीं थे, पर उनका सपना अच्छा। था कि भाई मेरा बेटा कोई पहलवान बने। तो बड़े भाई अखाड़े अच्छा। पे जाते थे, तो मैं उनके साथ जाता था वैसे खेलने के लिए, स्कूल से बचने के लिए, कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। तो उनके साथ जाता था, तो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था कि भाई, वो जाना बंद कर दिया बड़े भाई ने। और मुझे मिट्टी में अच्छा। खेलने में मजा आने लग गया, हम्म। क्योंकि मैट की सुविधा तो थी नहीं, मिट्टी थी गाँव में। तो हाँ, मिट्टी मुझे थी गांव मिट्टी में, हाँ। तो मुझे मिट्टी में खेलने में मजा आने लग गया। जाते यार दोस्त हम्म। रहते, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ खेलता हर टाइम। और कभी कुश्ती करते, कभी और कुछ गेम खेल लेते, पकड़म पकड़ाई खेल लेते उधर अखाड़े में। यही चीजें चलती थी, क्योंकि गांव में करवाने वाले इतने नहीं होते थे, अपने आप ही करनी पड़ती थी। तो उसी चीज को मेरे पापा ने कि भाई मेरा बेटा कोई पहलवान बने, उन्हीं का जो शौक था कि हम रेसलिंग में आए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है खिलाड़ी के पीछे। आपने पहले कंपटीशन में किस कंपटीशन में भाग लिया? शुरुआत में पहला कंपटीशन आपका? देखिए, पहले तो दंगल ही खेलते थे, और कंपटीशन मैंने स्कूल नेशनल खेला था पहले 2005 में। और अच्छा। मैंने वहाँ पे स्कूल नेशनल में ब्रोंज जीता था। जब मैं अच्छा। गांव से निकल के मैं गांव से निकल के मैं जब छारा वीरेंद्र अखाड़ा है, हाँ, छारा वीरेंद्र खाड़ा हम जानता हूँ, हाँ। तो मैं उस अखाड़े पे गया था सबसे पहले। हम्म। वहाँ पे मेरा साई में सिलेक्शन हुआ था 2005 में।
अच्छा। तो वहां पे जाके मैंने मैट देखा था वीरेंद्र कोच साहब के पास में। तो वहां पे क्योंकि स्कूल कुश्ती होती थी वो मैट पे होती थी, मिट्टी में नहीं होती थी। उससे पहले हम मिट्टी में ही खेले थे, दंगल खेल लिए, आसपास गांव में होते थे दंगल खेल लिए, और यही चीजें चलती रहती थी। तो वहां पे जाके मैं स्कूल नेशनल में पहले स्टेट में फर्स्ट आया मैं। और डिस्ट्रिक्ट और जोन जो होती थी पहले, जैसे गांव डिस्ट्रिक्ट होती थी, जोन होती थी, वो मिट्टी में ही होती थी क्योंकि मैट की सुविधा नहीं थी। हाँ मिट्टी में होती थी तब तक तो। वो स्टेट लेवल पे जाके मैट मिला था मैं कि भाई हाँ कुश्ती इस पे लड़नी है अभी जाके। तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब था कि मतलब कि अब इसमें ब्रोंज आ गया, इससे बाहर जाना है, सारी चीज करनी है? उसके बाद स्कूल नेशनल में दूसरी बार भी खेला, 2007 में खेला, 6 में नहीं खेल पाया मैं। अच्छा अच्छा और 2007 में मैं दिल्ली की तरफ से खेला था। अच्छा। तब आप छत्रसाल तो स्टेडियम आ गए थे या उधर ही थे? नहीं, उधर ही था मतलब। अच्छा, तब तो उधर ही थे। मैं हाँ। छत्रसाल स्टेडियम में रहने के लिए पहले गया था, तो मुझे जवाब मिला था कि भाई बच्चों को हम यहाँ रखते नहीं है। क्योंकि और मेरा भी सपना था कि मैं छत्रसाल स्टेडियम में जाके ट्रेनिंग करूं, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया के टॉप खिलाड़ी थे वो छत्रसाल स्टेडियम में ही रहते थे। जितने भी, हम्म। जैसे इंडिया टीम जा रही है तो उसमें 10 बच्चे जा रहे हैं तो 6 या 7 छत्रसाल स्टेडियम के होते थे उसमें। हाँ, सुशील, तो जिसने योगेश्वर सारे जो उधर एक, से। हाँ क्योंकि भाई अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें सोच भी बड़ी रखनी पड़ेगी। क्योंकि अब मैं सोचूं कि भाई मुझे ओलंपिक जाना है और मैं ट्रेनिंग सेंटर ऐसा ढूंढूं कि भाई उसमें स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हों, तो तो फिर वो वो बात नहीं बनेगी कर नहीं। सकते इतना। हाँ, तो मेरा भी सपना था। तो मैं पहली बार एक बार गया था तो छत्रसाल स्टेडियम में सतपाल पहलवान जी के पास गए थे, और कोच हम्म। साहब थे, रामफल थे कोच साहब, और यशवीर कोच साहब थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई आप पहलवान जी से बात करो। अच्छा। तो सतपाल पहलवान जी के ऑफिस में मैं और मेरा चाचा गया था मेरे साथ उस टाइम पे। तो हम अच्छा। पूछने के लिए गए कि बच्चे को छोड़ना है यहाँ पे। तो पहलवान जी ने हम्म। बोला था कि भाई हम बच्चों को रखते नहीं है यहाँ पे, अभी हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा। तो बड़ा सुन के बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि भाई उधर जाने का सपना था मेरा कि मैं 36 साल में ट्रेनिंग करूं। तो फिर मेरे चाचा ने यही बोला था कि बेटा कोई बात नहीं, तू इतनी ट्रेनिंग कर कि भाई आपको 36 साल में रहने से कोई नहीं रोक सकता, आप इतनी ट्रेनिंग करो। तो उसके बाद मैं स्कूल नेशनल खेलने के लिए आया दिल्ली से। अच्छा, फिर 2007 में। मेरा सिलेक्शन भी 2007 में, और मेरा सिलेक्शन भी अच्छा। हुआ। अच्छा। तो रामफल को साहब ने जब मुझे बोला कि बेटा तेरे गांव का, क्योंकि मेरे गांव के पहलवान थे, नरेंद्र पूनिया भी थे वहाँ पे, हाँ, नरेंद्र था, इरफान नरेंद्र थे। साथ। हाँ, नरेंद्र साथ में था तो हमारे। हाँ। क्योंकि देखियो आप छत्रसाल स्टेडियम से जाके गए हो, रह के गए हो वहाँ पे, तो वहाँ हम्म। खिलाड़ियों की भी नहीं मानते थे कि भाई आप किसी को बोल दो को साहब इस बच्चे को रख लो मेरे गांव का है, नहीं तो नहीं मानते मानते थे लोग। किसी को। नहीं मानते थे वो वो। ट्रायल लेके ही रखते थे, हाँ। वो ट्रायल लेके ही रखते थे। तो मेरे पहलवान ने भी बोला कि कोच साहब मेरे गांव का है, अच्छा लड़का है, आप रख लो, मेहनती है। तो कोच साहब बोले कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, पहलवान जी से बात। तो पहलवान जी ने वो जवाब दिया था। तो 2007 में जब मैं स्कूल नेशनल में वहाँ फर्स्ट आया, तो कोच साहब ने बोला था मेरे को, बेटा तेरे गांव का कोई बच्चा रहने के लिए आया था। हम्म। मगा हाँ जी आया था। मगा बोला कौन था? मगा जी मैं ही था। हम्म। तो बोले आपको रहना है यहाँ पे? हम्म। मगा हाँ जी मैं रह लूंगा यहाँ पे। तो कोच साहब बोले ठीक है, आपने सामान ले आई हो आप। तो मैं 2000 क्योंकि स्कूल नेशनल दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में। हाँ, नवंबर दिसंबर में होता है। तो मैं छत्रसाल स्टेडियम में 2008 12 फरवरी को गया था। अच्छा। तो मैं कोच साहब को बोला जी मैं जरूर आऊंगा, और क्योंकि उधर मेरा सपना था कि मैं छत्रसाल स्टेडियम में जाके ट्रेनिंग करूं। तो मैं उधर जाके उधर ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और मैं पहली बार जब सब जूनियर में लड़ा तो मैंने वहाँ पे सिल्वर जीता था। और अच्छा, सब क्योंकि जूनियर में। भारत अगर हमें देश के लिए खेलना है तो हमें स्कूल नेशनल से बढ़ के सब जूनियर हो गया, जूनियर हो गया, फिर अब तो जूनियर अंडर होगा, फिर 15 चल सीनियर गया। होगा। अच्छा, अंडर अब तो 15 हो अंडर गया, पता 15 चल नहीं। गया। अब तो अभी अंडर 15 है जो खेलो इंडिया चला दिया, अंडर 15 चला दिया। तो अभी हम्म। ग्रास रूट से बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई पहले से। आपके टाइम में उतनी नहीं थी, मेरे टाइम में थोड़ी और न, बढ़ गई। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके टाइम में और बढ़ रही है धीरे धीरे। अब तब तो बहुत बढ़ तो रही इस है। तो ये ऐसे ही था। तो मैं उधर 2008 में मैं सेकंड आया था। तो मैं 3 ट्रायल दी मैंने बाहर जाने के लिए, और मैं तीनों हार गया 2008 में। अच्छा। अच्छा। तीनों फाइनल में मैं तीनों ट्रायल हार गया। एक महाराष्ट्र का पहलवान था आर्मी का, तो उससे मैं तीनों हम्म। ट्रायल हार गया था।
अच्छा तो बस ये था कि भाई मुझे भी देश के लिए खेलना है। और उसके बाद मैं पहलवान नरेंद्र के पास रहने लग गया था। अच्छा, ये अपने 1 साल पहले मैं आगे उनके पास रहने लग गया था। हम्म। तो पहलवान भी ट्रेनिंग करके अपनी ट्रेनिंग खत्म करके मेरी करवाता था। जब जोर खत्म हो जाते थे, आपको पता है 30-30 मिनट 25-25 मिनट जोर होते थे स्टेडियम में। हाँ, जोर होते उसके थे, बाद हाँ। 500-700 उठा बैठी, रस्सा हो गया, हम्म चिनअप्स हो हम्म। गई। तो और खिलाड़ी एक्स्ट्रा भी बहुत करते थे आपस ढेर में सारे। देख के कि भाई हम्म। आप लग रहे हो तो मैं आपको देख के लग रहा हूँ। तो क्योंकि सारे खिलाड़ी एक वजन में, वहाँ 5-5 6-6 खिलाड़ी ऐसे कोई भी किसी को हरा सकता था। तो एक हम्म। दूसरे से आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही लगे रहते थे। और होना भी यही चाहिए। अगर भाई हमें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को ही हम आगे देख के भाई ये मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये मेरे वेट का पहलवान है। जब तक कंपटीशन नहीं मिलेगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए छत्रसाल स्टेडियम में इतने पहलवान थे, वहाँ पे एक दूसरे को देख के ट्रेनिंग करते रहते थे। अच्छा, तो आपकी जिंदगी मतलब चेंज होने का कौन सा मतलब आपको लगा कि अब आपकी जिंदगी थोड़ी चेंज हुई है? 2010 में जब मैं पहली बार सब जूनियर में बाहर गया था, और अच्छा उस टाइम पे मैं 50 किलो में गया था, और मैंने उस टाइम 8-9 किलो वजन घटाया था भाई। अच्छा। और हाँ, मैं एक बार तो वजन घटाते घटाते बेहोश हो गया था। हम्म। इतना वेट लॉस किया। और उसके बाद क्योंकि वेट लॉस करने के बाद, वेट होने के बाद मैं खाना खा के उठने लग गया तो मैं वहीं पड़ गया नीचे। तो बच्चे चक्कर आ गए मुझे क्योंकि होश आया काफी जब वेट कम बच्चे गए। मुझे बच्चे जब मेरा होश आया जब बच्चे मुझे गोदी में उठा रहे थे। अपने हम्म। पहलवान थे स्टेडियम के, वो मुझे गोदी में उठा रहे थे कि भाई चक्कर आ गए, पानी लेके आओ। तो मतलब ज्यादातर खिलाड़ियों को तो पता है वेट घटाने में कितने दिक्कत होती है। अभी तो बहुत, जैसे दिन के दिन वेट हो गया तो बच्चे बहुत कम वेट घटाते हैं, 2 किलो घटा लिया, 3 किलो घटा लिया। तो पहले ज्यादा 2010 कटाते में थे। फिर मैं एशिया चैंपियनशिप गया, और कोच साहब ने हम्म। मेरे को बोला था कि बेटा तेरा वजन नहीं आएगा, तू मत जा। तो मन मन में ये था कि भाई मुझे एक बार बाहर जरूर जाना, वेट आए चाहे ना आए, एक बार फ्लाइट में जरूर बैठना है। हाँ, यही होता था, हाँ। तो मैं बोला कोच साहब मैं लेके आ जाऊंगा। तो जाने से एक दिन पहले मैं 50 किलो 300 ग्राम लेके आ गया। 50 में मैंने लड़ना था, और 50 किलो 300 ग्राम लेके आ गया मैं। हम्म। कोच साहब बोले ठीक है बेटा, तेरा वजन आ गया और तू फर्स्ट आएगा। कोच साहब ने पहले ही बोल दिया था। और मैं जितने भी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं ना उनको बता दूं, कोच साहब जो एक गुरु होता है ना, वो जरूर देख लेता है खिलाड़ी में कि भाई हाँ ये खिलाड़ी बनने के लायक है या नहीं है, वो पहले ही बता सुन लो देता भैया। है। तो बजरंग भाई उन्होंने कह रहे हैं कि जो गुरु होता है वो पहले देख लेता है कि खिलाड़ी बनने लायक है या नहीं है, इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगी। बहुत अच्छी बात बोली। हाँ वही बजरंग भाई। तो, क्योंकि कोच साहब ने मेरे को बोला था, मेरे गांव वाले पहलवान को बोला था नरेंद्र को कि ये लड़का मुझे मैं इसी को इसलिए रख रहा हूँ, ये एक दिन पहलवान बनेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो कुश्ती इतने अंदर घुस रहे थे कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये लड़का पहलवान बनेगा। जब मैं 50 48 किलो 45 किलो आता जब मैं स्टेडियम में गया, जब तो उस टाइम पे कोच हमारे जो गुरु हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये लड़का पहलवान बनेगा। तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं वो। बड़ी बात है। तो वो चीजें गुरु ही बता सकता है शिष्य को कि भाई हाँ आप ये कर सकते हो। तो कोच साहब ने मेरे को पहले ही बोला था बेटा तू फर्स्ट आएगा। और ऐसा ही हुआ, मैं पहली बार गया था। हाँ, मेरे मन में एक डर था कि भाई मैं बाहर लड़ने के लिए आया हूँ, मेरी पहली कुश्ती जापान से, दूसरी ईरान से। भाई ये तो बहुत, ईरान के तो बहुत तगड़े पहलवान हाँ, होते हैं। उस टाइम ईरान का मतलब टाई काफी होती थी। हाँ, दबदबा होता था ईरान का। तो ये बिल्कुल। था मन में यार, ईरान के साथ मैं जापानी के साथ ऐसे आराम से लड़ रहा। तो मैंने उसको ऐसे ही हाथ मारा तो वो जमीन पे जैसे मैट पे हाथ लग गए उसके। हम्म। तो मुझे लगा यार ये तो कमजोर है मेरे से। तो जब मैं खड़ा हो गया उसके पीछे पड़ा, तो मैं उस एशिया चैंपियनशिप में फर्स्ट आया। जब मुझे लगा कि भाई हाँ बताओ। मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो तो उसके बाद पहली बार 2010 में आप एशिया चैंपियनशिप में जूनियर में फर्स्ट आए। सब जूनियर में। सब जूनियर में। उसके बाद फिर एक साल और 2011 में भी मैं सब जूनियर में एशिया चैंपियनशिप में फर्स्ट आया था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप हम्म। में सिल्वर आया था। सब जूनियर में। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो आप सीनियर में आया था ना आपका? वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा सीनियर में आया था 2013 में। 2010 के बाद हम्म। मैं पहले 50 में लड़ा, उसके बाद 54 में लड़ा, उसके बाद मैं जूनियर में एक साल लड़ा 2012 में। बजरंग भाई, एक मिनट। मैं आप सबको बता दूं कि बजरंग पूनिया ये पहले ऐसे रेसलर इंडिया के जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं, और रेसलिंग की हिस्ट्री को चेंज किया ही किया है। आज तक किसी ने जीते नहीं है। और काफी इनके बारे में जो मैंने पहले बताया वो बताऊंगा। फिर उसके बाद फिर आपका आपका एशिया चैंपियनशिप में मेडल आ गया, फर्स्ट आ गए। उसके बाद फिर आपका आपका नेक्स्ट क्या था?
उसका उसके बाद मैं जूनियर में खेला। अच्छा। जूनियर में मैं 60 किलो में खेला। मैं हर साल मैंने वेट चेंज किया, पहले 50 किलो में, उसके बाद 54 किलो में, और जूनियर में 2012 में ही मैंने 60 किलो में खेला और जूनियर नेशनल में फर्स्ट आ गया। मैं एशिया चैंपियनशिप में गया, वहाँ पे मैंने सिल्वर जीता। अच्छा, और वहां सिल्वर जीता। हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं मेडल नहीं जीत पाया था, बैंकॉक में थी, तो वहाँ पे मैं क्वार्टर फाइनल बाउट हार गया था। तो उसी अच्छा, साल 2000 सीनियर नेशनल में मेरा ब्रोंज आया, 2012 60 में ही, केजी में? 60 किलो 60 में। केजी। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद ट्रायल हुई, ट्रायल में सीनियर की ट्रायल हुई 2013 में, क्योंकि कैंप लगता पूरे साल सीनियर का। हाँ, कैंप लगता। हम्म। तो उस टाइम पे योगेश्वर भाई को चोट थी नी में, क्योंकि उनका अच्छा। वेट था 60 किलो। हाँ, 60 केजी में वो खेलते थे, हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे उनका चोट थी और दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप थी। तो मुझे मौका मिला, मैं उस टाइम पे जूनियर का ही था, 18 साल का था मैं। तो मैंने ट्रायल में सभी को हरा लिया यहाँ पे, क्योंकि योगेश्वर भाई नहीं थे। तो मैंने जो और हम्म। खिलाड़ी थे उनको, सीनियर वालों को, सारों सबको हराया। और मैं हम्म। एशिया चैंपियनशिप खेलने के लिए दिल्ली में, मैंने वहाँ पे ब्रोंज जीता एशियन हाँ, चैंपियनशिप दिल्ली में। में। हाँ, 2000 उसमें तो मैं 13 में। 18-19 साल का ही था जब जूनियर की एज थी मेरी, और सीनियर लेवल पे मेडल जीता। तो फिर अंदर से एक वो है कि भाई हाँ, मैं सीनियर में भी मेडल जीत सकता हूँ। और उसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में मैंने दोबारा फिर से हरा लिया सभी को, क्योंकि योगेश्वर भाई उस टाइम पे भी इंजर्ड थे। हम्म। तो मैं भाग्यशाली था, मुझे दोनों बार मौका मिला, क्योंकि अगर वो ठीक होते तो वो खेलते। हाँ, वो अपने वेट में उस टाइम स्ट्रोंग थे बहुत। हाँ, वो खेलते। तो हम्म। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे नहीं लगता था कि मैं मेडल जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं 19 साल का। योगेश्वर भाई ने योगेश्वर भाई एक ऐसा मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप का ऐसा जहाँ पे वो मेडल नहीं जीत पाए। हाँ, जहाँ पे उनका मेडल नहीं आया, बाकी हाँ, तो टूर्नामेंट में जीते उन्होंने। और सुशील भाई ने भी एक मेडल 2010 में जीता, बहुत 2003 में बोल रहे थे कि सुशील भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने के दावेदारों में थे। 2010 में रशिया में जीता था, हाँ। हाँ, 2003 से वो लगातार ये बोल रहे थे कि भाई सुशील भाई का मेडल आ सकता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और हम्म। 7 साल लगे उस वेट में कि भाई मेडल नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता था कि भाई मैं मेडल जीत लूंगा जाते ही। पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप सीनियर की और जूनियर की एज में, जब वो 18-19 साल की एज थी। हम्म। तो वहाँ पे 2013 में जब मैं गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पहली बार उतार गया वहाँ पे, हंगरी में ही थी। और अच्छा, मैंने मैं दूसरा बुडापेस्ट में। मेडल भी हंगरी में ही जीता था। अच्छा। पहला भी हंगरी में ही जीता था, दूसरा भी हंगरी में ही जीता था अच्छा। 2018 में। तो मैं जब वहाँ पे पहली कुश्ती हार के मैं बैठ गया, तो उस टाइम पे योगेश्वर भाई साथ में गए थे, सुशील भाई भी नहीं लड़ रहे थे, वो भी साथ में गए थे। हम्म। तो वो बोले कोई नहीं, ये फाइनल में जाएगा तू, रिपेचेज की तैयारी कर और मेडल जीत सकता है तू। तो मेरे हाँ, मन तब। में मतलब लड़ने की इच्छा तो थी कि भाई मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूं, पर ये नहीं था कि भाई मैं मेडल जीत सकता हूँ, क्योंकि मन में ये हम्म। था कि मेरे सामने इतने बड़े खिलाड़ी हैं और वो कभी नहीं जीत पाए, तो मैं कैसे जीत लूंगा। उस मन में ये हम्म। चीज थी। तो योगेश्वर भाई बोले कि भाई जीत सकता तू, तू अपनी तैयारी कर। तो मुझे अच्छा। रिपेचेज में मौका मिला, मैंने 2-3 खिलाड़ियों, दोनों तीनों को आराम से हरा लिया। ब्रॉन्ज मेडल बाउट आ गई मेरी मंगोलिया के साथ। और उसको भी मैंने अच्छा। जब 7-0 का डिफेंस आ गया था, तो उसको भी मैंने 7-0 से हरा लिया। तो वाह। वहां पे बस मेडल जीत के मतलब ऐसा लगा कि भाई हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ देश के लिए। पहली बार इतनी खुशी हुई थी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कि भाई हाँ, मैं कुछ देश के लिए कर सकता हूँ 2013 में, क्योंकि तो एक वर्ल्ड। वहां से वहां से आपकी लाइफ चेंज हुई ज्यादा, जब सीनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से चेंज हुई, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे अगर मेडल देखे तो इंडिया के बहुत कम मेडल हैं। और उस टाइम पे मैंने मेडल जीता, शायद 11 या 12 मेडल थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और उस टाइम पे हम 3 मेडल लेके आए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अच्छा। अमित अमित है 55 में लेके आया था, जब सिल्वर मेडल हाँ। लेके आया था। और एक हम्म। ग्रीको रोमन में संदीप तुलसी यादव था, बॉम्बे का हाँ, लड़का है। संदीप था। तो जानता हूँ। उसका उसका भी ब्रोंज आया था। और वो ग्रीको के इतिहास में पहला मेडल है इंडिया में वर्ल्ड कि चैंपियनशिप जो में। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आया। हाँ, तो उसके बाद फिर लाइफ चेंज होती गई, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे वेट चेंज हो गए। योगेश्वर भाई 65 किलो में चले गए, मैं 61 किलो में, 2 वेट हो गए। मुझे हर टाइम मतलब भगवान ने हर टाइम मुझे मेरा साथ दिया। अगर वो ठीक हो के अगर वो वेट रहते तो मैं कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स नहीं खेल पाता 2014 के। तो भगवान ने हर टाइम साथ दिया, वो वेट चेंज हो गए और उसमें मुझे
दोबारा मौका मिल गया 61 किलो में, क्योंकि योगेश्वर भाई को 60 किलो लेके आने में बहुत दिक्कत होती थी, उनका वेट ज्यादा रहता था। आप तो रह गया, उनकी हाइट ज्यादा थी वेट के हिसाब से। तो उधर भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और एशियन गेम्स में मैंने दोनों जगह सिल्वर जीता। एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने दोबारा सिल्वर जीता। फिर मैंने जूनियर की, मेरे को बहुत बोला कि भाई आप जूनियर वर्ल्ड की ट्रायल दे दो, तो मैं बोला मैं जूनियर वर्ल्ड की ट्रायल नहीं दूंगा, मैं तो सीनियर की ट्रायल दूंगा। अब मैं एक आदमी घोड़े पे बैठ के वापस गधे पे क्यों आएगा? बात तो सही है। जब जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, सीनियर में मेडल जीत रहा हूँ, तो मैं वापस क्यों आऊंगा जूनियर में? तो मैंने मना कर दिया। मैं एक ही साल जूनियर खेला 2012 में, उसके बाद 2013 और 14 दोनों साल मेरे जूनियर के थे, मैं नहीं खेल रहा। तो उसके बाद तो फिर लाइफ पूरी चेंज होती चली गई 2013 के बाद तो। अच्छा बजरंग भाई, मुझे ये बताओ कि देखो, आपने आउट ऑफ द वे गांव से स्टार्ट किया, यहां तक आए, इतनी मेहनत की, सब कुछ किया। आप कितने घंटे वर्कआउट करते हो? एक्सरसाइज कितने घंटे करते हो? अगर नॉर्मली, अगर हम अभी नॉर्मली बात करें तो 4 से 5 घंटे तो सुबह शाम दोनों मिला के नॉर्मली हो जाता है, इतना तो। मतलब 4 से 5 घंटे नॉर्मली? दो और जब जैसे 2 घंटे, हाँ 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह, 2 2.5 घंटे शाम को, तो 4-5 घंटे हो जाता है मिला के। अच्छा, तो अगर अगर मान लो आप जैसे अभी ओलंपिक आएगा 2021 में, तो उससे पहले कुछ एक्सरसाइज अपनी बढ़ाओगे या सेम रखोगे? नहीं, उस समय एक्सरसाइज तो हमारी सेम ही चल रही है, बस थोड़ा ये है कि भाई जो हमारी छोटी छोटी कमियां होती है उन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। भाई कोई कंपटीशन के साथ पास में कोई इंजरी ना हो, क्योंकि एक खिलाड़ी को इंजरी होना एक बहुत दुर्भाग्य होता है, वो उसको बहुत पीछे लेके जाती है। तो आप इस चीज से गुजर रहे हैं, आपको ज्यादा भी पता है क्योंकि हमारे सीनियर थे आप। तो उस चीज का एक खिलाड़ी को इंजरी होना, एक वो बोलते ना, अपने हरियाणा में बोल रहे हैं भाई, एक दिन की मेहनत एक हफ्ते पाछे ले जा आदमी ने, और एक सप्ताह की, एक महीने बाद से, एक महीने की, एक साल बाद से। हाँ वो एक अच्छा, काम है। तो इंजरी का ध्यान रखना सबसे पहला था। अच्छा, आपका आपका डे रूटीन क्या रहता है? आपका दिन कब से शुरू होता है, किस टाइम से? ये मैं कई काफी मैसेज कर सुबह रहे हैं मुझे, जब पढ़ रहा हूँ इनके। प्रदीप भाई भी ढेर देखिए, सारी चॉकलेट भेज रहे हैं। चॉकलेट तो वजन बढ़ जाए प्रदीप भाई, लॉकडाउन में लौट रहे हैं। हाँ। तो तो आपका दिन उसमें किस टाइम से शुरू होता है? अखाड़े पे रहते थे जब, तो हम 4 बजे 4:30 बजे उठते थे, क्योंकि उधर वो ट्रेनिंग होती थी। और इंडिया कैंप में आ जाते हैं, तो इंडिया कैंप में 7 बजे होती है, कभी 6 बजे होती है। वो मतलब सर्दी के हिसाब से, सर्दी में 7 बजे होती है, गर्मी में 6 बजे होती है। तो उस हिसाब से 5:30 बजे उठते हैं। तो उठने के बाद अभी लॉकडाउन में है, अभी मैं 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठ के अच्छा। ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि घर पे ट्रेनिंग करनी है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। तो अभी लॉकडाउन की बताओ, 6 बजे उठ के मैंने घर पे ही मैट लगा रखा है, यहीं पे रूम पे ही। अच्छा। ऊपर एक रूम है, उसमें मैट लगा रखा है और जिम की सुविधा डाल रखी है, जो जिम का सामान होता है अपना वो डाल रखा है। क्योंकि ट्रेनिंग तो हमें करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टनर की कमी है, बस हमें मूवमेंट तो करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन चल रहा है। तो एक खिलाड़ी मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा उसके पीछे, अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। फिजिकल भी करते रहेंगे तो वो शरीर एक रेसलिंग के हिसाब से नहीं चलेगा। तो तो आप 6 बजे उठते हैं? हाँ, सुबह 6 बजे उठते हैं, 8:30-9 बजे तक प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। उसके बाद बादाम हो गए, मनुक्का तो बीच में लेके चले जाते हैं। उसके बाद आगे नहा धो के ब्रेकफास्ट करके थोड़ा टीवी देख लिया, तो गाने सुन ब्रेकफास्ट लिए। में आप क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट में अभी तो आप घर पे हैं, घर पे तो ज्यादातर घी दूध हो गया, सब्जियां होगी, दही है, नेचुरल चीजें ज्यादा चलती हैं। अच्छा, और लंच में? लंच में भी अपना यही लंच और ब्रेकफास्ट एक का साथ हो ब्रेकफास्ट से? जाता है। एक ही टाइम हो जाता है, क्योंकि आगे बादाम बुदाम पियो हैं, 10 10:30 11 बज जाए हैं, फिर रोटी खाने का टाइम हो जाता है, उस समय अपना लंच हो जाए और उस समय अपना ब्रेकफास्ट हो जाए, दोनों इकट्ठे करते हैं। तो फिर दूध कब पीते हो? दूध दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे पी कर सो जाते हैं। तो आप फिर कितना शाम दूध पीते हो एक दिन में? संग्राम भाई, मैं दूध पीता हूँ 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को। उसमें बस, होगा ये तो कम पीते? 500-600 ml का, 500-600 ml का होगा वो गिलास, मतलब बड़ा 1 लीटर गिलास है। दूध पीते हो बस? हाँ, ये वजन भी तो सेट रखना भाई, न्यू नहीं अगर दंगल लड़ना हंसा कर भाई 5 किलो दूध पी लिया, 4 किलो पी लिया, तो वो हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि वेट भी ठीक रखना है। तो सारी और तो चीज फिर एक वजन के पहलवान ने सारी चीज कंट्रोल में खानी पड़े हैं। भाई हम
जो चीज खान लाई रिश्ते वजन ज्यादा तो नहीं बदलेगा, क्योंकि रेसलिंग के साथ साथ वेट का भी बहुत बड़ा वो होता है, इसमें रोल होता है। वेट घटा के आप एकदम कुश्ती लड़ने के लिए जाओगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते आप, जो आप सही तरीके से घटा के दे सकते हो। तो शाम को आप ट्रेनिंग किस टाइम स्टार्ट करते हैं? शाम को वर्कआउट? शाम को 5:30 बजे करता हूँ। आज शनिवार, आज का रेस्ट है। आज हमने आपका पकड़ लिया। तो बजरंग भाई ये बताओ कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा नहीं यार अब नहीं हो रहा, अब तो हार मान लो, गिव अप कर दो? कोई ऐसा फील हुआ कई बार, कहीं बिल्कुल टूट जाता आदमी? संग्राम भाई ऐसा कभी हुआ नहीं, पर एक बार 2015 में मेरे को चोट लगी थी कमर में, तो 8-9 महीने में उस चोट में रहा था। तो जब थोड़ा मुश्किल था वो समय मेरे लिए कि भाई पता नहीं अब वापसी कब होगी, क्योंकि मैं 3-4 जगह डॉक्टर के पास गया, बॉम्बे गया, रोहतक गया, दिल्ली गया, तो बहुत सारी जगह गया मैं कमर के दर्द में। तो उस टाइम पे थोड़ा लगता था कि भाई पता नहीं अब कितने दिन लगेंगे मेरे को चोट ठीक करने में और कम बैक करने में, क्योंकि 8-9 महीने बहुत हो जाते हैं खिलाड़ी के लिए। तो उस टाइम बस आप मैं तो ये रखता कि आपके पास इंसान कैसे रह रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं या आपको मनोबल आपका गिरा रहे हैं या आपका बढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त थे या मेरे जो बड़े पहलवान थे गांव के थे, नरेंद्र पहलवान था, तो वो थे मेरे साथ। हर टाइम यही बोलते थे कि कोई नहीं, चोट ठीक होने के बाद आदमी ताकत बढ़ती है चोट में, तो तू वापसी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर टाइम वो मोटिवेट करते थे मुझे। और हुआ भी ऐसा ही, मैंने कमर के दर्द में है ना, जब दर्द था मैंने इंजेक्शन लगवा के ट्रायल दे दी दर्द का, और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में फर्स्ट हो गया। कमर के दर्द में ही हो गया ये काम। और वहां पे भी मैं 2015 में लास वेगास में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वहां पे भी मैं ब्रोंज मेडल की 6 से बाउट हार गया। वो बैड लक था। नहीं तो वहां पे भी मैं मेडल जीत सकता था। बस मेरे मन में वो इतनी नजदीक जाने के बाद आ रहा तो दुख हुआ, नहीं तो पहले मुझे ये था कि भाई मैं मेहनत तो कर नहीं रहा, पूरा साल खाली गया है मेरा, चोट थी मेरे को, तो ये था। पर वो नजदीक जाके आ रहा, जब मुझे बहुत दुख हुआ कि यार इतने नजदीक जाके मैं हार गया। तो वो कुश्ती कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरा मेडल होता है मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में साथ के साथ। उस टाइम पे 2014 में मैं खेला नहीं था एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से, और 15 में मैं ब्रोंज की हारा 6 से। तो वो मेरे लिए थोड़ा निराशाजनक टाइम था। और जितने भी हमारे खिलाड़ी सुन रहे हैं तो मैं उनको यही बोलूंगा, भाई आप कोई भी अगर इंजरी हो जाती है, कुछ भी कोई घटना होती है खिलाड़ी के साथ, तो आप कभी घबराइए मत, आप ट्रेनिंग करिए और भगवान पे भरोसा रखिए, आप जरूर वापसी करोगे उस चीज के लिए। अच्छा, आप हर रोज अपना माइंड कैसे बनाते हैं, मतलब दिमाग कैसे तैयार करते हैं कि इतना वक्त इतनी एक्सरसाइज के लिए, इतनी ट्रेनिंग के लिए आदमी कई बार टूट जाता है ना, कि सोचता है बहुत हो गया यार, तो कैसे तैयार करते हैं अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल भाई संग्राम भाई, क्योंकि मैं सुबह मेडिटेशन भी करता हूँ, आधा घंटा मेडिटेशन भी करता हूँ, क्योंकि थोड़ा दिमाग भी ठीक रहे, उससे शांत दिमाग रहे। और सही बोल रहे आप, कई बार ट्रेनिंग कर करके ऐसा हो जाता है शरीर, यार आज तो रेस्ट कर ले, तो कोच है, डॉक्टर है, भाई चलो कोई नहीं, थोड़ी आज ये शेड्यूल बना देते हैं, उसी हिसाब से ट्रेनिंग कर लेंगे। पहले तो अपने जैसे रामफल को सब कराते थे, तो भाई 800 उठ बैठ है, चलो रोज का यही रूटीन था। तो अब थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है। मेरा फॉरनर कोच है मेरे साथ, पर्सनल कोच है जो मेरा, और फिजियो मेरा साथ में, तो वो अलग अलग शेड्यूल बना देते हैं, भाई आज ये ट्रेनिंग, आज ये ट्रेनिंग है, तो उसमें आदमी बोर भी नहीं होता और ट्रेनिंग भी अच्छे से हो जाती है। स्पीड वर्क है या आज पावर की है या आज मतलब क्रॉसफिट का है, वो चीजें अलग अलग हो जाती हैं, तो उसमें आदमी बोर नहीं हो पाता। और एक बार वार्म अप होने के बाद पता भी नहीं लगता। शुरू में वार्म अप होने में जैसे शरीर टूट रहा है, तो वार्म अप होने तक ये है कि भाई यार तो रेस्ट हो जाए तो ठीक है, वार्म अप होने के बाद पता नहीं लगता, ट्रेनिंग होने के बाद दिल खुश हो जाता है कि भाई चलो ट्रेनिंग होगी, अच्छी ट्रेनिंग हुई। अच्छा, तो आपकी जिंदगी में आपके सबसे क्लोज कौन है? दोस्त की या फैमिली में कोई भी? मतलब एक इंसान, दोस्त भी और फैमिली में भी? देखिए सबसे नजदीक तो माँ बाप ही है, क्योंकि उन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया है, और हर टाइम जिस भी चीज की जरूरत थी, जिस भी स्थिति से मैं आया हूँ, घर की स्थिति जो देखते हैं, तो उस स्थिति में भी उन्होंने मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा, और वो बोलते थे कि बेटा जो तुझे चाहिए वो हम देंगे। और दोस्त में? दोस्त में तो एक का नाम तो लूंगा तो बुरा मान जाए, बाकी दोस्त मेरे बहुत हैं। अच्छा, योगेश्वर का मतलब कितना आपकी लाइफ में इम्पैक्ट रहा? योगेश्वर भाई कितना इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ में?
योगेश्वर भाई और नरेंद्र भाई साथ में रहते थे 2008 में हाँ मैं गया हाँ 75 साल में। तो उनके साथ 2008 में मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता था 2006 में जब उन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता, हम्म। क्योंकि वो चोट में थे और उनके फादर की डेथ हो गई थी और उस टाइम पे उन्होंने मेडल जीता था एशियन गेम्स में, ब्रोंज मेडल जीता। सुशील भाई ने भी और योगेश्वर भाई ने भी हाँ 2 एशियन दोनों का गेम्स में। ब्रोंज, हाँ 2 एशियन गेम्स में ब्रोंज आया था। तो उस टाइम पे मुझे था कि भाई मुझे भी योगेश्वर जैसा पहलवान बनना है, तो मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता था। और उधर आके छत्रसाल स्टेडियम में आके मैं उन्हीं के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मैं छोटा था तो स्टेडियम में उठा बैठी लगाते थे बच्चे, तो छोटे बच्चों को अलग निकाल देते थे, आपको पता है कि भाई आप इधर छोटे को मारो। कहते थे, हाँ आप इधर मारो। तो मैं जो बच्चे मारते थे ना, मैं उन छोटे बच्चों के साथ मार के, जब बड़े लगे रहते थे ना, मैं योगेश्वर भाई और नरेंद्र भाई लगे रहते थे, उनके साथ लग जाता था जाके। तो एक अगर आपके पास कोई बच्चा आगे और बच्चों से ज्यादा मेहनत करेगा तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान उस पर जाएगा, भाई ये लड़का अलग से कर रहा है, ये अच्छी मेहनत कर रहा है। तो ऐसा ही था, मैं 2008 में जाने के बाद मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता था, तो उनका ऑटोमेटिक ध्यान मेरे ऊपर गया कि भाई ये लड़का बहुत अच्छे कर रहा है। और फिर ऊपर से मैं नरेंद्र भाई के गाँव का था, तो इसका भी मुझे, क्योंकि किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो मैं नरेंद्र भाई से ही बोलता था, वो बड़े थे अखाड़े में। और उसी टाइम पे योगेश्वर भाई और वो साथ में रहते थे, तो उसी टाइम पे मैं उनके साथ जुड़ गया। 2012 में जब मैं जूनियर में फर्स्ट आया तो मैं योगेश्वर भाई के साथ सीनियर कैंप में आया था, तब से मैं उनके हम्म। साथ जुड़ा। अच्छा, तो अब आपकी आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? कौन सा था अब तक, जितना आपका करियर रहा है अब तक का? 2013 में जब पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता, वो दिन था। वो सबसे अच्छा दिन था, मतलब वर्ल्ड वो चैंपियनशिप में मेडल जीतना। क्योंकि वो पहली बार जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अब अगर हम इतिहास देखें भारत का, तो बहुत कम मेडल थे हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अभी थोड़े से भी मेडल हैं। 18-20 मेडल है, शायद 18 है या 20 है, इतने ही मेडल हैं हम्म। हमारे। और उस टाइम पे जब मैं और अमित जीत के आए, तब 12 या 13 मेडल थे हमारे लगा के। सबसे पहले दिसंबर पहलवान ने जीता था, हाँ उदय सिंह विशंबर पहलवान जीन ने जीता जीता था, था। उदय सिंह पहलवान जीता था। हम्म। हाँ, तो उनके बाद फिर लास्ट में 2010 में सुशील भाई ने जीता, 2009 में रमेश गुड़िया ने जीता था। हाँ तो 2009 में रमेश। 2010 के बाद फिर 2013 में मेडल जीते थे। हाँ वो आपने जीता था, फिर आपने, अमित ने और उस संदीप का आया था। हाँ अच्छा, जब आप एशियन एशियन गेम्स में आपने गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि योगेश्वर के बाद आपने जीता गोल्ड मेडल, उसके बीच में गोल्ड मेडल आया नहीं हमारा एशियन गेम्स में, तो क्या चल रहा था माइंड में जब एशियन गेम्स के आप फाइनल में पहुंच गए? माइंड में तो यही था, देखो माइंड में तो यही था कि भाई 2014 में मैं सिल्वर जीता था एशियन गेम्स में। हम्म। तो 2018 में योगेश्वर भाई ने उधर गोल्ड जीता था, और 28 साल बाद गोल्ड जीता था। उससे पहले हाँ 28 करतार साल बाद पहलवान ने करतार गोल्ड पहलवान जीते जीता थे। था हम्म। 1986 में। तो उसके बाद योगेश्वर भाई ने जीता था 2014 में। तो उस टाइम पे हम्म। एक फोटो है मेरा और योगेश्वर भाई का, वो गोल्ड मेरे गले में है और सिल्वर हम्म। योगेश्वर भाई के हाथ में और गोल्ड मेरे हाथ में है। तो उस टाइम पे ये था कि भाई दो अगले एशियन गेम से मुझे ये मेडल लेना है। और बस टारगेट था कि भाई हाँ मुझे मेडल जीतना है। और 2000 जब फाइनल में गए, जो फाइनल फाइनल में जापानी खिलाड़ी मेरे साथ था, उससे मैं 3 महीने पहले एशियन चैंपियनशिप में आ रहा था। अच्छा। तो ये था कि भाई मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करना, जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा है मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा, जो होगा वो भगवान जाने। तो वो उधर आपने मैंने, आपने उसको अच्छा एक तरफा ही हरा दिया था, हम देख रहे थे सब बैठ के। हाँ कुश्ती तो अच्छी हुई, 11-8 से हुई थी, पर ये था कि बाद के भाई नहीं आप 6-7 पॉइंट आ गई थे उससे, मतलब वो तो हाँ, नॉर्मली वो पहले था। पहले 6-0 का स्कोर हो गया था। हम्म। तो तो ये वहाँ पे बताओ, फिर आगे आ गया। अच्छा बिजरंग भाई, ये बताओ कि जहां से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और वहां से आप वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर बन गए हो, तो अब कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? मतलब कोई देखिए कुछ चेंज आया महसूस, या मतलब आप सेम हो? नहीं बिल्कुल भी चल नहीं आया भाई, मैं तो सेम हूँ। मैं तो जो आदमी मिल रहा है वो तू कुछ बदलेगा कि नहीं बदले, कति वे काम तेरे देसी कति। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि जो भी एक अच्छा खिलाड़ी बनना या अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। खिलाड़ी या आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ या कोई ऑफिसर बन जाओ, पर एक अच्छे इंसान बनो पहले।
सबसे पहले जरूरी है कि अच्छे इंसान बनो, क्योंकि इंसानियत पूरी जिंदगी चलेगी। मैं रेसलिंग 4 साल कर लूंगा, 5 साल कर लूंगा, 10 साल कर लूंगा, उसके बाद तो इंसान रहना तो आदमियों में ही है। तो बात सबसे सही कह पहले रहे आप अच्छे इंसान बनो, उसके हो, बाद बिल्कुल सारी सही। चीजें आपको मिल जाएंगी। और एक खिलाड़ी के साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखो भैया, जो बता रहे हो बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब बजरंग भाई, आपका टारगेट क्या है? ओलंपिक गोल्ड? अ- अभी ओलंपिक है, क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है। और मैं, हमारे पास सुशील भाई ने 2012 में सिल्वर भी जीता था, ब्रोंज भी है हमारे पास, बस एक गोल्ड की कमी है। तो मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, और सभी देशवासियों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो जरूर कोशिश करूंगा कि भाई मैं देश के लिए गोल्ड जीतूं। नहीं, आपका गोल्ड आया, क्योंकि क्या है कि आपके साथ सबकी दिल से भावना जुड़ी हुई है। तो अब ये बताओ कि जो ढेर सारे, जो आपको, जो गांव में जो ढेर सारे जो छोटे छोटे खिलाड़ी जो शुरुआत करते हैं बहुत टफ उसमें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सोचते हैं? देखिए, उनको मैं यही बोलूंगा कि भाई आप मेहनत करते रहिए। आप सबसे पहले तो एक अपने माता पिता, सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, उनका सम्मान करिए। जो वो चीजें बोलते हैं वो आपके फायदे के लिए बोलते हैं। और पहले से गांव में काफी सुविधाएं बढ़ी हैं। बहुत से गांव, मेरे गांव में लगा लो आप, मेरे गांव में मैट है, दो दो मैट है मेरे गांव में। तो बहुत से ऐसे वाह। गांव हैं जहाँ पे मैट की भी सुविधा होगी। तो आप मैट पे भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी कर सकते हैं, आप जहाँ पे आपका मन करे। और मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, जितनी आप कर सकते हैं। और एक टारगेट बड़ा रखिए। ये नहीं कि भाई मुझे ये दंगल जीतना है, बस एक टारगेट, भाई मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना है, वर्ल्ड मेडल जीतना है, एशियन गेम्स जीतना है। क्योंकि हमारे लोगों की सोच नहीं थी पहले इतनी। हमारे मम्मी पापा थे, हमारे तो चलो वो देहात गांव से थे, इतने वो नहीं थे कि भाई पढ़ा लिखा के हम इंजीनियर बनाएंगे या पुलिस ऑफिसर बनाएंगे या क्रिकेटर बनाएंगे। हमारे देश में सोच ये है कि हमारे मम्मी पापा जो, वो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने। वो खिलाड़ी की नहीं सोचते कि हमारा बेटा देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीते। तो वो सोच जरूरी है एक माँ बाप के लिए। नहीं, अब वो काफी माँ बाप की सोच को आपने चेंज कर दिया हाँ, है। वही वही आपका, बोल रहे हैं, वो हाँ, बहुत चेंज हो गया 2008 के बाद। कुश्ती में तो बहुत चेंज देखने को मिला हमें। बहुत चेंज। 2008 में जब ओलंपिक में मेडल आया, उसके बाद बहुत चेंज मिला है। और सभी ये सोचते हैं कि भाई, उसके बाद 16 में साक्षी मलिक ने मेडल जीता, जब छोटी छोटी बच्चियां, जो लड़कियां हैं हमारी, वो बहुत सारी लड़कियां आई हैं रेसलिंग में कि हम भी रेसलिंग करेंगे। तो वो चीजें आप मेडल जीतते रहेंगे तो वो बदलती रहेंगी। पहले इतने नहीं थे खिलाड़ियों में कि भाई पहलवान नहीं, पहले तो बोलते हैं पहलवान तो बदमाश होते हैं। वो गलत प्रचार था। जो जो पहलवान वही होता है तो, वो बहुत पहलवान कोई भी हम्बल और अगर शरीफ होता पहलवान है। हो, आप पहले भी पहलवान लगा लो, कोई भी ऐसा पहलवान नहीं होगा जो ठीक पहलवान और वो कहीं गलत काम में आपको मिल जाए। बहुत बिल्कुल। कम, बहुत 1% भी नहीं मिलेंगे। चलो, हर आदमी अच्छा भी नहीं होता, हर आदमी बुरा भी नहीं होता। पर वो चीजें हैं कि मुझे नहीं लगता कोई पहलवान किसी का बुरा करता होगा। नहीं, बुरा करेगा ही नहीं, वो बुरा करने वाला क्योंकि पहलवान बन नहीं सकता। क्योंकि वही चीजें बोल रहे, क्योंकि हम ऐसी आप ये लगा लो, स्टेडियम में आपके आगे कितने आए बच्चे, कितने गए हैं। हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। हम ये नहीं देखते भाई, नहीं उसमें कोई जात पात होती, नहीं उसमें कोई भेदभाव होता कि भाई ये खिलाड़ी कोसेगांव का है, ये मेरे वेट का है। साथ में बैठ के रोटी खाते हैं, उसी पतीले में दूध पीते हैं। ये नहीं कि भाई मैं इसका जूठा नहीं खाऊंगा। तो वो चीजें फैमिली की तरह है। और पहलवान में तो इतना दिमाग होता है, सारी चीजें अच्छी खाते हैं वो, अच्छी और वो खाते हैं किसी का और बुरा अच्छी नहीं सोच डिसिप्लिन रहते सकते। हैं। बिल्कुल। वही तो, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो पहलवान खराब चीज खाता होगा। कोई बढ़िया बादाम बिल्कुल। मुनक्का है, सारी नेचुरल चीजें खाते हैं। और बहुत से लोग बोल देते थे पहलवानों में दिमाग नहीं होता। अरे पहलवानों को जितना दिमाग तो किसी में होता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वो सेकंड के 10वें हिस्से में सोचना पड़ता है कि क्या दाव मारना है, क्या नहीं मारना है। वही तो बोल रहे, एक हम अगर कोई टेक्निक बढ़ गए, उसमें हमें टेक्निक बढ़ते समय अगर उसने डिफेंस कर लिया, तो वहां पे एक, मतलब कुछ पॉइंट मिलते हैं सोचने के, काउंटर में क्या करूं यहाँ पे। उस चीज में पहलवान सोचता है कि भाई, और वो अच्छे खाने से ही हो सकता है। अच्छे खाने अच्छे, से, अच्छे मतलब एक उससे। माइंड माइंड सेट से ही हो सकता है वो चीजें। तो मैं आप कुश्ती तो लड़ने शुद्ध जा रहा हूँ, मेरा शाकाहारी? दिमाग कहीं और है। नहीं, मैं चिकन भी खा लेता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ जब खा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रहते क्योंकि तो बाहर वेजिटेरियन सारी रहते हो? चीजें नहीं मिल पाती। हाँ, यहाँ पे रहते हैं वेजिटेरियन, क्योंकि बाहर सारी सुविधाएं नहीं होती। बाहर जाके, क्योंकि हमें अपने जो 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे गए, तो वहाँ पे अगर हम
नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, क्योंकि वहाँ हम ट्रेनिंग के लिए गए हैं अच्छी, तो उधर जो हम यहाँ खाते हैं वो वहाँ नहीं खा पाते। तो अभी आप कितने साल और रेसलिंग करोगे देश के लिए, कितने साल और खेलने अभी के बाद? अभी तो संग्राम भाई 24 तक का टारगेट है, पहले 20 का, उसके बाद 24 का टारगेट है, और उसके बाद देखते हैं शरीर क्या बोलता है। जिंदगी में कोई ऐसी चीज क्या है कि जो आपको बैठने नहीं देती, जो मतलब आप में आग जलाए रखती हो, क्या चीज है? वो आपका टारगेट है भाई, जो आप सोच रहे हो। वो बोलते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो नींद में है, सपने वो होते जो आपको सोने ही ना दे। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली भैया, देखो कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने एक लाइन में, कि वो आपका टारगेट है जो आपको सोने नहीं दे रहा। तो वही तो। बजरंग भाई, आप शादी कब करोगे? शादी अभी ये ओलंपिक के बाद थी, पर अभी ओलंपिक ढक गया, अभी कोरोना वायरस है, इसके बाद पता चलता है कब होगी, और वो फैमिली मम्मी पापा वो डिसाइड करेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं कि आप 2021 ओलंपिक हो, उसमें आप गोल्ड मेडल जीतो, उसके बाद शादी करो। चलो थैंक यू भाई, अपनी तरफ से कोशिश है कि भाई मेडल जरूर जीते हम देश के लिए, अपनी तरफ से जीत और मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बजरंग भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत वो लगा। आपका एक वन लाइन मैसेज क्या है? मैं आपके जितने भी हमारे खिलाड़ी या जो भी आदमी जुड़ रहे हैं, मैं सभी को यही बोलूंगा भाई, आप किसी भी काम में लगे हुए हैं तो पूरे दिल से लगिए, मेहनत उसमें पूरा अपना 100% दिया, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक देगी। तो आप उसमें पूरा जी जान लगा के आप उसमें ध्यान रखिए, और एक अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करिए हर टाइम। अच्छा बजरंग भाई, अब आपसे मैं रैपिड फायर करूंगा आपको, है ना, क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर फटाफट देना है, सोचना नहीं है। तो आपका फेवरेट फिल्म स्टार? मेरा फेवरेट फिल्म स्टार अक्षय कुमार। अच्छा, और एक्ट्रेस लेडीज में? माधुरी। अच्छा, माधुरी दीक्षित। अच्छा, अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो आप किसको चाहोगे कि आपका रोल प्ले करे? मैं रेसलिंग में फिल्म कौन अच्छी कर सकता है? रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर सिंह। अच्छा, तो अगर मान लो एक दिन आपको मौका मिले डेट पे जाने का किसी के साथ, डेट यानी वो नहीं होता, डेट डेट ये होता कि वे खाना खाने चले गए, नॉर्मल चले गए, तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे वर्ल्ड में? वर्ल्ड में अभी तो भाई रिश्ता हो रहा है संग्राम भाई, आप भी समझ सकते हो, उसी के साथ जाना पड़ेगा। नॉर्मली जाना पड़ेगा। अच्छा, आपका फेवरेट, जहां पे छुट्टी मनाने के लिए आपका फेवरेट जगह कौन सी है? भाई अभी है ना, सोची नहीं है, पर जब भी मौका मिलेगा ना तो मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। स्विट्जरलैंड। और इंडिया में? इंडिया में केरला में। अच्छा, इंडिया में केरला में, वहां पे स्विट्जरलैंड। अच्छा, आपकी नजर में सबसे खूबसूरत देश कौन सा है, क्योंकि आप तो वर्ल्ड घूम लिए पूरा, कौन सा देश अच्छा लगा? स्विट्जरलैंड है भाई, स्विट्जरलैंड। 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 अच्छा, आपका वर्ल्ड में फेवरेट रेसलर कौन है? आपको सबसे ज्यादा पहलवान हसन कौन पसंद है? यजदानी। अच्छा, हसन ईरान वाले। यजदानी। अच्छा, ईरानी। और ऐसा रेसलर कौन है आपकी नजर में वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग हो, मतलब जिसकी लोग कुश्ती देखने के लिए मतलब वो हो? इटली वाला वो फ्रैंक चमीजो। फ्रैंक चमीजो और जॉर्डन है? हाँ फ्रैंक चमीजो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब की बार ओलंपिक में कौन आपको टक्कर दे सकता है, क्योंकि आप वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर हो? भाई संग्राम भाई, सभी रेसलर टक्कर के हैं, कोई भी अपने देश से अगर कोई खेलने के लिए आता है तो वो कोई कमजोर नहीं आता, और वो ओलंपिक इतने बड़े स्टेज पे तो कोई भी कमजोर नहीं है। तो आप अपनी फिर तरफ, भी मैं सभी को नहीं, मैं समझता हूँ सब टक्कर के, फिर भी आप किसको फाइनल में हराना पसंद करोगे? देखिए, फाइनल में मैं जापानी को ही हराना पसंद करूंगा, क्योंकि वो दिल्ली में अभी एशियन चैंपियनशिप में उससे हरा हूँ। अच्छा, उससे यार उसका रहना पसंद करोगे। अच्छी बात है बजरंग भाई, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और ढेर सारे बच्चों ने सीखा हुआ कि जितने आप ऊपर पहुंचे हो कितने सिंपल हो, और मालिक करे कि आप एक मेडल नहीं, आप ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतो और ढेर सारे थैंक यू मेडल भाई। जीतो, और जो सारा सम्मान मिला है आप उसके वाकई डिजर्व करते हो। हमने भी एक पहले कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, हराओ करो ना चैंपियन बनो, बच्चे मोटिवेट करें, मगर एक्चुअली तो मोटिवेट बच्चे आपको देख के होंगे कि इंसान इतना ऊपर पहुंचे, कितना हम्बल है, कितना वो शांत है। भैया सीखो, सारी चीजों करो। तो थैंक यू बजरंग और भाई, थैंक यू सो मच, आपके साथ आए सारी मैं चीजों जितने की। जितने हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं, संग्राम भाई का असली नाम संजीत है, बहुत कम लोग जानते हो, संग्राम भाई तक जानो तुम। संग्राम सिंह रेसलर है,
संजीत नाम है। तो भाई ने बहुत संघर्ष कराया है रेसलिंग में। पहले छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग कराया थी, रामफल गोसा के दौरे। रामफल दिल्ली कोसा भी पुलिस में जबरदस्त है भैया। दिल्ली पुलिस में भी बहुत सेवा दी है भाई ने। और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में तुक्का पहुंचा है, भाई। तुक्का है, बस मालिक भाई जान लेके जा मेहनत, बजरंग भाई। संग्राम भाई मेहनत है हर चीज में। अगर आप कोई भी चीज करोगे तो उसमें मेहनत जरूर होगी। तुक्का हाँ नहीं मेहनत तो होता। करो। तुक्का है कि भाई एक बार लगा वो धूल मलट लग गया, वो तुक्का नहीं होता भाई। हर चीज में अब आपने मैं मेहनत ना तो करनी पड़ेगी। पहले जैसे जब हम खेलते थे ना बजरंग भाई, हमारा टारगेट क्या होता था कि सिर्फ एक बार इंटरनेशनल हो जाओ, नौकरी मिल जाएगी, या फिर ये हो उस जाओ। टाइम पे मेडल नहीं तो थे ना अपने, इतने हाँ, मेडल नहीं तो थे। उस टाइम पे वीजा फीस ये सब घर से देनी पड़ती, तो टारगेट नहीं होता था। अब जब आप सब आए हो ना, तो आप सब ने होप जगाया है। अब मैं कह रहा हूँ जिंदगी मैंने बहुत कम आजादी की है, मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे पड़ा हूँ तो ये पूरा करूँ, बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। बाकी फिर उसके हाथ में, अब जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। जरूर भाई जरूर। चलो ठीक है भाई। तो अभी शो करेंगे बजरंग भाई, फिर आपके साथ फिर आपको बुलाएंगे हम। अब ये कोरोना खत्म हो जाएगा जब टीवी पे, और मालिक की दया से आप मेडल ठीक है। जीतो और सारी खुशी आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। चलो थैंक यू भाई। नमस्ते राम राम भाई। सबको, नमस्ते भैया, राम राम। मैं एक बार वो करता हूँ, और 1 मिनट।